Hello, friends. A warm welcome for this session. And again, I am repeating the same points, which may sound repetitive to you, but without consistency, without smartness, without giving due attention, and without focus, it is very difficult to achieve any target. कोई भी टारगेट आप नहीं पा सकते, वो इतना ही मुश्किल है जितना ये सामने हमारे एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है. वेलकम टू अनसरकारी. प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड डू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, चाहे उसको 5 बार आपको वीडियो रोक के कुछ करना पड़े. दोज हु आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दे विल ऑलवेज गेट सक्सेस. तो जिस तरह से ये ऐड नकली है, आपके पास आ जाता है डियर कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसके लिए भी एक फुल पेज ऐड देना पड़ रहा है. अंग्रेजी के अखबार में, हिंदी के अखबार में ऐड आ रहा है, क्लिक मत कीजिए अननोन लिंक के ऊपर, शेयर मत कीजिए बैंक डिटेल, रहिए 2 कदम आगे. तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गूगल, डिजिटल इंडिया सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है. पिछले ही हफ्ते आपके जो, अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ, जिन्होंने भारत की सबसे फेमस कोरोना वैक्सीन बनाई, वो SSI इंस्टीट्यूट, उसका भी जो है 1 करोड़ रुपया इधर से उधर हो गया. तो आप बीइंग ए फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट क्या सोचते हैं, ऐसे चैलेंजेस के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं जेन्युइनली, तो क्या कभी सोचा है कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? या इवन बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आल्सो, डू यू थिंक व्हाट यू कैन एग्जैक्टली थिंक ऑफ एंड डू लाइक दैट? बिकॉज आंसर्स और क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे, एथिक्स की केस स्टडी यहाँ से निकलेगी, ना कि ये कि आपने एग्जाम में कोई रिडंडेंट और कोई छोटा मोटा आइडिया दे दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला. एज फार एज कंपटीशन एंड लॉन्ग टर्म आइडिया इज कंसर्न, कंपटीशन बहुत टफ है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं कि आज हम क्या क्या आइडियाज देखेंगे एंड व्हाट वी गोना टॉक अबाउट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के उससे स्टार्ट की है. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड. उसमें कुछ प्रो एंड कॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन इट इज ए डेफिनेटली ए वेरी वेरी डेमोक्रेटिक एंड ए वेरी कॉन्फिडेंट स्टेप एज फार एज फेथ ऑफ सिटीजन्स इन जुडिशरी इज कंसर्न. आप उस एंगल से इसको देखिए. एमपी कैबिनेट की मीटिंग हुई, ये महाकाल बाबा के पोर्ट्रेट ने सेंटर स्टेज लिया. तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसको आप कहाँ ले जाएंगे? सिटीजन्स के अंदर यदि फेथ है, अपनी रिलीजियस भावनाओं का, अपनी कल्चरल भावनाओं का और अपने आइडियाज़ का, तो नंबर 1 पोजीशन जो है वो भगवान के लिए अगर रखी गई है किसी भी फेथ में, यदि हम ऐसी बात करें और उसको अगर हम बहुत ही पॉजिटिवली और ब्रॉड लें, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप भी है. और यदि आप इसको बहुत नैरो माइंडेडनेस से देखेंगे, तो आप अगर इंडियन कल्चर से, इंडियन सोसाइटी से, if an outsider is there, they may question it and say that this is quite superstitious, but then it may be people's priorities. We have to understand कि local citizens, local जो social milieu होता है, social strata होता है, how it acts and behaves. तो please do think from that angle. In our one of the previous lectures, we have discussed about the multi-station ropeway to decongest the roads इन शिमला. मैं आपसे लेकिन ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इसके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाते, यानी कि मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन सिटी प्लानिंग और हाउसिंग के यदि आप इंचार्ज होते मिनिस्टर के अंडर में, या आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर होते, तो मुझे आप ये बताइए, आप इसको इंसेंटिवाइज क्या करते? क्या आपके डूज एंड डोंट्स होते? फास्ट ट्रैकिंग आप इसकी कैसे करते? क्योंकि इट इज अ 5,000 करोड़ प्रोजेक्ट. हाउ यू वुड हैव डन दैट? 3 पॉइंट्स अपने लिखिए, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं. शत शत नमन, हमारा प्रणाम शहीद भगत सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे. हिज आइडियाज, हिज वैल्यूज, हिज करेज इंस्पायर इंडिया एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो. हम अपना डेडिकेशन अपनी फील्ड में बेस्ट करके दिखा सकते हैं, नथिंग बट द बेस्ट. सो अगर हम कहते हैं कि भाई देशभक्त अगर आपको बनना है, ट्रू देशभक्त चिल्ड्रन, कहा जा रहा है ट्रू देशभक्त चिल्ड्रन विल मेक इंडिया नंबर 1. आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप देशभक्त अपने आप को मानते हैं, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? आप क्या कहेंगे कि भाई देशभक्ति आप कैसे दर्शाते हैं? आप एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देशभक्ति कैसे दर्शाएंगे? सोचिएगा, लिखिएगा अपने पास, या मुझे भी लिख सकते हैं. व्हेन मूविंग फर्दर, कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में जनरल स्टडीज पेपर 2 में और जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड 4 में जो हम कवर कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स को आप देखना शुरू कीजिए. आप समझिए कि वो चीज़ कहाँ से लिंक हो सकती है, क्या हमारे लिए वो कितने हद तक वो हमारे लिए
राइट डायरेक्शन में हमें सपोर्ट करेगी। उसके लिए यू हैव टू बी more dedicated, you have to be more disciplined, and you have to avoid looking for different kind of shortcuts, because with shortcuts there is always a short circuit. तो बीईई स्टार रेटिंग आपको पता है जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बीई के ऊपर एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, दैट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। Coming back to other points, we are going to celebrate, or you can say United Nations General Assembly is going to celebrate 2023 as the International Year of Millets. तो उसके लिए हमारे ministers and delegates, they are all promoting it, and we also know that the G20 summit is also going to take place in India next year. But G20 agriculture minister के summit के अंदर भी इस बात को promote किया गया. This is very very important. सिमिलरली अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 4 में अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, और अगर आप बात करते हैं सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर आप बात करते हैं, तो हाउ टू कट डाउन ओल्ड फाइल्स, आप उनसे कैसे छुटकारा पाएं। स्वच्छ भारत अभियान जब हमने बनाने की बात की तो 2 अक्टूबर को एनुअली भी स्वच्छ भारत अभियान बनाया जाता है, जैसे वीडिंग आउट ऑफ ओल्ड फाइल्स। यानी जो काम की फाइल्स हैं वो नेशनल आर्काइव्स में भेज दी जाती हैं, और जो बिल्कुल काम की नहीं है, जो बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो हैबिचुअली फाइल्स को होल्ड करके रखते हैं, मुझे भी होल्ड करने का शौक है बुक्स का, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि वही फाइल रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उनको अदरवाइज जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो फाइल क्यों रखी गई। तो दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव स्टेप, दैट्स व्हाट वी कैन से। मूविंग फॉरवर्ड, ईडब्ल्यूएस कोटे की हम बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की। गवर्नमेंट ने बोला कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग कोटा में कोई भी नुकसान नहीं देगा। एक्स्ट्रा 2 लाख सीटें जो है सरकार ने ऐड कर दी हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और साथ में ये भी बताया कि भाई एक्स्ट्रा सीटें भी दी हमने, और जो सोशल जस्टिस ऑलरेडी विच इज देयर एज अ पार्ट ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। यानी क्या वर्ड यूज किया, कंटेम्परेनियसली। क्या, कंटेम्परेनियसली विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि जो सीट्स अवेलेबल हैं रिजर्व कैंडिडेट्स को और ओपन कैटेगरी को, उनके अंदर इम्पैक्ट नहीं डाला गया है एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने 1,72,119 seats are there, which are they are being created extra so that in all branches of study to provide reservation to the EWS. At the same time क्या प्रोटेक्ट किया गया, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन प्रोटेक्ट किया गया, और एट द सेम टाइम जनरल कैटेगरी की सीट भी एब्सोल्यूट नंबर में रिड्यूस नहीं की गई। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया है। इट इज बीइंग गोइंग ऑन ऑलरेडी, दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस इज टू बी सीन। वन मोर केस स्टडी एंड फ्रॉम ज्योग्राफी प्लीज देखिए, दिबांग, चेक करिए दिबांग। दिबांग अरुणाचल प्रदेश कह रहा है कि नो लैंड फॉर नेशनल पार्क। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिसमिस भी कर दिया केस ऑन इट, टेकिंग ऑन सुओ मोटो, एक उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है 300,000 मेगावाट दिबांग हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उसकी क्वेश्चन था कि भाई उसको बनाया, उसको अप्रूव किया गया है विदाउट टेकिंग प्री कंडीशन ऑफ डिक्लेयरिंग अ नेशनल पार्क। सो द एनजीटी सेज दैट, अरुणाचल प्रदेश ने सरकार ने कहा कि लोकल लोगों का कहना है कि दे आर नॉट विलिंग टू पार्ट विद देयर लैंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का पार्ट नहीं है। सो ये क्या हुआ, ये एक एग्जाम्पल हुआ, ये एक एग्जाम्पल हुआ कि कैसे नॉन कंप्लायंस के बावजूद, अगर आप क्वेश्चन उठाया गया था कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने क्वेश्चन उठाया था कि दिबांग हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है प्रीलिमिनरी अप्रूवल के लिए चला जाए 2014 के बाद, एक प्री कंडीशन थी कि जो नेशनल पार्क है वो उसके इमीडिएटली वहां पर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा, सो दैट रिवर बेसिन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। बट नॉन कंप्लायंस हुआ उसका, और फिर भी उसको जो है अनुमति मिल गई। दैट इज वाई एनजीटी was responding to the notice,
जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एफिडेविट में दिया कि लोकल पीपल जो हैं, लोकल पीपल कौन है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट, जो इनको कस्टमरी राइट्स हैं, आर नॉट विलिंग टू पार्ट अवे देयर लैंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते उसको नेशनल पार्क को। एंड ये बात जो है सरकार को बता दी गई। सो आप कह सकते हैं कि इतना समय लगा इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनिंग, क्रिटिकल एग्जामिनेशन जब हम किसी चीज को करते हैं तो आप कहते हैं इतना समय क्यों लगा एक कंडीशन को पता लगाने में, क्योंकि दिबांग हाइडल पावर वाज कंडीशनल ऑन गिविंग द प्रोटेक्शन टू द रिवर बेसिन एज नेशनल पार्क। अगर ऐसा नहीं हो रहा था तो प्रोजेक्ट को शेल्फ या प्रोजेक्ट को वापस भेज देना चाहिए था। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट अप करता है कि कैसे भी हो वो प्रोजेक्ट, चाहे पहले आप जो है 2 बार कैंसिल कर दो, लेकिन वो फिर भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो है सरकार बाई एनी वेज इट इज गोइंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो कंडीशन थी नेशनल पार्क की विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लोकल पीपल्स राइट्स, ये नहीं हो सकता। नाउ इफ द कंडीशन कांट बी मेट, तो प्रोजेक्ट की क्लियरेंस भी दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए या प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देना चाहिए। एज ए एथिक्स केस स्टडी आपका क्या मानना है कि इसमें होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, लोकल लोगों ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाइडल प्रोजेक्ट तो बनना ही चाहिए, बनना चाहिए, या सारे प्रोसेस को दोबारा करना चाहिए? या आपको लगता है कि यहाँ पे प्रोसेस का अब्यूज हुआ है, या आपको लगता है कि टर्मिनेशन जो जो मतलब जो कंडीशन दी गई थी क्लियरेंस की वो टर्मिनेट हो गई है? सो ये चेंजेस जब तक नहीं होते जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप इसको ऐसा देख सकते हैं। हियर इज अ पिक्चर ऑफ गरबा। गरबा Garba is a very very famous and renowned dance, and celebrations take place especially on the occasions of Navratra. Women perform at a Garba at a ground in Vadodara, Gujarat. It is being celebrated all over the world, not just within India. आशा पारिक वेटरन एक्टर इज गोइंग टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो चेक करिए दादा साहब फाल्के अवार्ड ही सारे के सारे, ऊपर से नीचे चेक करिए और देखिए कि आपको उनमें से कितने एक्टर्स का नाम पता है। क्या किसी को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2 बार भी मिला है? या दादा साहब फाल्के अवार्ड आखिर कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको करती है, और दादा साहब फाल्के आखिर थे कौन जिनके नाम पे ये अवार्ड है? बस इतना देख लीजिए, 5 मिनट लगेंगे। हाईएस्ट अवार्ड है ये इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सबको दिया गया है। तो अब आप देखिएगा और यू आई होप यू विल एंजॉय मोर। अब मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलूं जो कि जनरल स्टडीज पेपर 1 के वर्ल्ड हिस्ट्री में आ सकता है, एसए में एसए के टॉपिक की तरह आ सकता है, एथिक्स में भी आपको पता होना चाहिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑप्शनल में तो पता ही होना चाहिए। फासिज्म वाज ए काउंटर रिवोल्यूशन अगेंस्ट ए रेवोल्यूशन दैट नेवर टुक प्लेस। बात की गहराई को समझिएगा। फासिज्म वाज ए काउंटर रिवोल्यूशन, जिस नाम पर हिटलर, मुसोलिनी ने और या बाकी राइट विंग ने झंडे उठाए थे, वो एक रिवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। और कौन सा हो सकता है वो आइडियोलॉजी? सोचिए, जनरल भाषा में बता रहा हूँ, सोचिए सोचिए। जी हाँ, वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, सोशलिज्म के अगेंस्ट था, लेकिन कायदे से कम्युनिज्म और सोशलिज्म का वो एजेंडा तो कभी आ ही नहीं पाया। यानी उसके डर के नाम पर कि भाई सब कुछ जो है नेशनलाइज हो जाएगा, सब कुछ जो है एक कम्युनिटी ले जाएगी, सब कुछ जो है स्टेट का हो जाएगा। अरे ये तो मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अरे ये तो गरीबी खत्म नहीं करेंगे, अरे ये तो लॉजिकल नहीं है, अरे ये तो क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, यानी जो निम्न वर्ग के भी हैं, जो छोटे वर्ग के भी हैं, वो भी हमारे बराबर आ जाएंगे। ये सब चीज़ों का डर, अपने देश की गरिमा का नाम, अपने देश के मिलिटराइजेशन का नाम, अपने देश के डिफेंस फोर्सेस को आगे बढ़ाने का नाम, अपने देश की गौरव और अस्मिता की प्राचीन का बात करने का नाम, जो कि गौरव और अस्मिता में सब लोग नहीं आते हैं, उसमें कुछ ही कम्युनिटीज आएंगी, उन सब का नाम लेकर फासिज्म आता है और वो काउंटर रिवोल्यूशन करता है, रिवोल्यूशन के अगेंस्ट, जिसकी रिवोल्यूशन हो ही नहीं है। तो देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रूपी किस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या क्या आरबीआई को करना चाहिए? आरबीआई शुड अलाउ द करेंसी टू एडजस्ट टू द मार्केट रियलिटीज। मार्केट रियलिटीज, आरबीआई ने एक्टिवली इंटरवीन किया करेंसी मार्केट के अंदर। और आप ये भी देख लीजिए कि साथ साथ में जो है इस तरीके से काम किया कि जिस तरीके से चीजें ठीक से हो सकें, उसमें जिस तरीके चीजें हो सकें और साथ साथ में चीजें साथ में दिखाई दें। तो एक्टिवली इंटरवीन किया, लेकिन जब फैक्ट यूएस फेडरल रिजर्व से जुड़ा हुआ है तो सब कुछ यहाँ से नहीं होने वाला। एक साइकोलॉजिकल जो 80 का मार्क था उसको भी हमने ब्रीच कर दिया है, 80 रुपए से ऊपर चला गया है। लेकिन
टाइट हो गए हैं, फेडरल रिजर्व ने अपनी टाइटनिंग पॉलिसी में टाइटनिंग को दर्शाया है, प्रेशर जो है अभी रहेगा रुपए के ऊपर, और आरबीआई जो है वो लगातार अनवांटेडली भी इंटरवीन नहीं करेगा, ऐसा हम एक एंगल से कह सकते हैं. सो this is these ideas we have already discussed in our previous lectures and we are not repeating it, but just in order to give you an idea we are talking about it. अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हम 75 साल में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अचीव किया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज में हमने अचीव किया, क्या लर्निंग हमने सीखी, अगर आपसे कोई पूछे तो इंडिया 25 साल पहले थ्रेशोल्ड पे था. हमारे थ्रेशोल्ड किस चीज पे था? इंडिपेंडेंस के थ्रेशोल्ड पे था. भारत आज़ाद हुआ था. हमने जो है इक्वलिटी की बात की थी, इक्वलिटी लैंड रिफॉर्म की बात की थी. हमने डिस्क्रिमिनेशन जो सेक्स, रिलीजन, कास्ट सबके बेसिस पे होता है वो खत्म होना चाहिए था. क्या आप मानते हैं वो खत्म हुआ है काफी हद तक? जी हाँ, वो काफी हद तक खत्म हुआ है. हमारे 75 सालों ने हमें सिखाया दैट दैट वी हैव टू अलर्ट टू द चैलेंजेस एंड वी हैव टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन. यानी कि इन 1983 कोई भी लॉ नहीं था रेप के ऊपर. इट अगर था मतलब लॉ जो था वो चेंज नहीं किया गया था बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री वाइड प्रोटेस्ट बाय 1983. उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भाई एक ऐसा लॉ भी आना चाहिए जो वुमेन के लिए प्रोग्रेसिव हो, यानी कि और वुमेन को सपोर्ट भी करे और वुमेन की इक्वलिटी को आगे भी लेके आए. बट नाउ वी से यस, प्रोग्रेसिवली हुआ. सिमिलरली विद द जेंडर एंड कास्ट, डॉक्टर अंबेडकर साहब के आइडियाज को परकुलेट किया गया नीचे तक. एंड पार्टीशन में जो हमारे साथ हुआ था उसके बाद से हमने कॉम्युनल हार्मनी को, उसके बाद से हमने सिटीजन्स के साथ मेच्योर बिहेवियर को, सब चीज़ों को हमने प्रमोट किया. सो नेशन व्हेन इट इज सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स, हमें नेक्स्ट 25 ईयर्स का भी अपने माइंडसेट में प्लान होना चाहिए. यानी कि डीपीएसपी आप सोचिए क्या था जब हमने इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया और आज देखिए क्या है. सो वी कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई प्ले लूप होल्स, वी कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई problems with the society, but then we have to bring positive ideas. वुमेन मूवमेंट आज की डेट में स्ट्रांग है. सिटीजन पार्टिसिपेशन, स्पेशली द गर्ल एंड द वुमेन पार्टिसिपेशन जो एजुकेशन में वो भी बहुत स्ट्रांग है. एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प इंडिया इन द लॉन्गर रन. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच सिस्टम. मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच सिस्टम किस चीज की बात कर रहा है? एमबीईडी पीटी में क्वेश्चन आएगा. बताइए कौन से सेक्टर की बात हो रही है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच सिस्टम में हेल्प गवर्नमेंट इन एक्सपेंसेस, लेकिन स्टेट को साथ लेके आना पड़ेगा. जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है. आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर परचेज एग्रीमेंट जब स्टेट कर लेते हैं तो उनके हाथ में है कि भाई वो उनको आगे चलाएं कि नहीं चलाएं. ओके, जो पीपीए जैसे पंजाब ने आफ्टर द कमिंग ऑफ द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट दे हैव नलिफाइड द प्रीवियस पीपीएस. अब उसके हिसाब से यूनिट डिसाइड होती हैं कि भाई 3 रुपए यूनिट होगी कि 3.25 रुपए यूनिट होगी, 3.25 होगी कि 3 होगी, वट एवर इट इज. बट इफ ऑन अ सर्टेन डे जब रेंज हो जाती हैं तो कोई डिस्कॉम चाहती है कि भाई कितनी एनर्जी कितने यूनिट के हिसाब से सप्लाई हो, कितनी एनर्जी कितने यूनिट के हिसाब से. तो यानी कि एमबीईडी का मतलब हुआ मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिमांड. मार्केट में जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से आपकी यूनिट डिसाइड होगी. सो सारे के सारे जो डिस्कॉम्स हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो जो है अपने अपने पीपीएज में रिस्ट्रिक्ट अगर हो जाएं जो करेंगे, और वहां पर लास्ट में जो है सबको एक सेंट्रलाइज तरीके से डिस्पैच में लेके आ जाए. अभी क्या है, अभी तो डिसेंट्रलाइज्ड है. तो सेंट्रलाइज डिस्पैच जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज को असिस्ट करेगा, नो डाउट. और हर डिस्कॉम के पास एक जनरेटर होगा जो डे टू डे मार्केटिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट एक्सचेंज जो होंगे उसके हिसाब से इंडिकेट करेगा कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितने प्राइस के ऊपर है. जितनी बिड आएंगी, बिड के हिसाब से चीपेस्ट चीज आएगी, जो चीपेस्ट आएगा उसके हिसाब से लोड डिस्पैच कर दिया जाएगा. और उसके हिसाब से ही मार्केट क्लियरिंग प्राइस, यानी किस प्राइस के ऊपर मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. जो बिलो होंगे, मतलब जनरेशन इज बिलो मार्केट क्लियरेंस प्राइस, वो डिस्पैच करने को बोल देंगे. जो भी अबो होंगे वो नहीं होगा. तो क्वेश्चन इज दैट वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम जिसमें एक एफिशिएंसी आ जाएगी, जिसमें एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाएगी. लेकिन एमबीईडी जो है वो करंट फाइनेंसिस को भी क्या नुकसान करेगा या उसको क्या करेगा वो, या जैसे अभी डिस्कॉम्स को वी सी कि हर के जितने सारे डिस्कॉम्स हैं दे आर एक्चुअली कंप्लीटली अंडर मैस. आपने जो है
फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर को दे रखी है, आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर सब्सिडी ऑल्सो। सो द एमबीईडी जो है वो एफिशिएंट प्लांट्स को तो हेल्प करेगा ही करेगा, एंड इट विल बी हेल्पिंग ग्रेटर रेवेन्यू फ्रॉम ओवर देयर, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन लेकिन क्या स्टेट्स इसके लिए सपोर्ट करेंगे? क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि व्हेन दिस होल सिस्टम कम्स ओवर देयर, देन this will be also helping the movement of coal, because there will be less coal consumption and less carbon dioxide injected into atmosphere, because already predictable होगा क्या होने वाला है, कहां पर चाहिए कहां पर नहीं चाहिए। सो जो ये प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, मार्केट क्लियरेंस प्लान का, मार्केट क्लियरिंग प्राइस की जो बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड ऑब्जेक्टिविटी लेके आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, स्टेट दे जनरेट दे हैव देयर ओन जनरेटर्स, भले वो रिलेटिवली इनएफिशिएंट हो और वो फिर आइडल भी बैठेंगे। टुडे स्टेट्स जो है अपने जनरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, और वो चाहे इनएफिशिएंट हैं, चाहे वो बैलेंस कहीं और से ले रहे हैं, चाहे वो एफिशिएंट, चाहे दूसरे स्टेट से ले रहे हैं, उसके अपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो कोई भी स्टेट इस पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर को कंप्लीटली इकोनॉमिक लॉजिक से नहीं देखना चाहेगा। दैट इज वन ऑफ द की पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनिंग इट और क्रिटिकली एनालाइजिंग इट। कुछ पायलट स्टडीज की गई हैं दैट मॉनेटरी गेन्स हैं अगर एमबीईडी को किया जाए, लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क इज ऑल्सो नीड टू बी डन, बट द पॉइंट इज कौन इसको करने देगा और कैसे होगा, क्योंकि रेगुलेटर्स आर येट टू मेक अप देयर माइंड्स और फर्दर डिलिब्रेशन करने की बात है। तो हमारे लिए क्या की टेक अवे हो अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस, कि एमबीईडी क्या है और एमसीपी क्या है। आ जाएगा पीटी में मार्केट क्लियरेंस प्राइस किस चीज का है भाई, सोचिएगा बताइएगा। दैट इज व्हाट हाउ वी हैव टू टेक। सो next point that we are talking about is garbage disposal. Very very important, a very important topic which we must see, कि जो भी दिल्ली है, whether it is Bombay, whether it is any company, or for that matter any society, is creating large amount of garbage, large amount of uh, you know uh, consumption is also taking place. So packaging है, then you have raw material, then you have profit, then you have advertising and promotion, then packaging, then so much is there. The question arises that uh, how to reduce it. सिंगल प्लास्टिक हमने बैन करने की बात की, लेकिन यूज तो बढ़ ही रहा है। वी नीड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पॉइंट ऑल्सो वेयर। सो हु इज गोइंग टू क्लीन दिस मेस? क्या इसको एफएमसीजी कंपनीज खुद करने वाली हैं, जो शैम्पू बना रही हैं, सोप बना रही हैं, कैचअप बना रही हैं, एक एक रुपए का होता है, कैसे होगा बताइए? हाउ इट इज गोइंग टू हैपन? सो द पॉइंट इज दैट the companies are having great revenue, employees figure is also very high, but wages, they constitute less than 5% of the revenue, but promotion and advertisement is double than the revenue. So क्या मतलब हुआ इसका? वेल्थ इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर टू द सो कॉल्ड क्रिएटिव पीपल, बोथ अर्बन और रूरल एरिया से। जो इलीट अर्बन क्लास है उसको आपने वेल्थ, आपने एक तरीके से उसको अपनी ट्रांसफर कर दी। तो गार्बेज और उसकी सब्सटेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज जो कंपनी किसी प्रोडक्ट को हम जो खरीद रहे हैं, ₹8 इज स्पेंट फॉर पैकेजिंग। दिस पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज प्रोडक्ट की जो है लॉन्ग शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, एंड इट मस्ट विदस्टैंड सनलाइट, एंड इट मस्ट बी इन गुड कंडीशन व्हेन इट इज कमिंग। तो प्लास्टिक का पीस तो जाएगा कहाँ? सेंटर एंड स्टेट के बहुत सारे लॉज हैं, देयर इज अ रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, लेकिन आफ्टर ऑल हम उसे करेंगे कैसे? अल्टीमेट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लास्टिक फिल्म्स के, जिन्होंने रॉ मटेरियल को बनाया, उनका रोल ज़्यादा है। उन्हीं का रोल है, इसको कलेक्ट करेंगे उस वेस्ट को और उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। क्या ऐसा हो पाता है? क्या आपने अभी कैसा सोचा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? एंड देयर इज अ रोल ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इन दिस रिगार्ड। लेकिन ये सिस्टम चल ही नहीं पाया, क्योंकि जिस 8 रुपए को 100 रुपए पे खर्च किया गया है पैकेजिंग, उसकी जो कॉस्ट है पैकेजिंग मटेरियल की, वो सिर्फ 1 ही रुपया है। क्योंकि बाकी सब तो जो है शेपिंग, जो रॉ मटेरियल उसको शेप करने में जा रहा है,
चीज़ों को पैकअप, ठीक से पैकअप करना है, ठीक से उसको उसको ऐसे ब्रांडिंग करनी है, उसकी सीलिंग करनी है, और उसको जो है फिर वॉल्यूम उसकी यू नो उसको फिर उसको बेचना है। machines are doing the all integrating all intricate combining, वो सब मशीन कर रही हैं। So the question why what we are discussing through this case study is that कि जो reusable material भी है वो भी most advanced recycling technology से अगर हम उसको करेंगे तब अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर को तब भी कोई खास फायदा नहीं है। तो यानी कि इकोनॉमिकली ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरर को, अगर वो वापस उसको भी ले ले तो उसको कौन करेगा, फिर उसको करेंगे गार्बेज कलेक्टर्स, पुअर गार्बेज कलेक्टर्स, पुअर पीपल रिसाइकलिंग करने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिपलुन इन रत्नागिरी महाराष्ट्र, 75% ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज इज लेफ्ट ऑन द स्ट्रीट्स। उड़ता है, प्लेग्राउंड में जाता है, नाली में जाता है और सीवेज सिस्टम को क्लॉग कर देता है। रिमेनिंग 25% इज कलेक्टेड। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर सह्याद्री निसर्ग मित्र। बट द क्वेश्चन इज दैट करा क्या जाए। तो पीईटी बॉटल्स, यूपीएससी has ऑलरेडी आस्क्ड पीईटी क्या होता है, पीईटी बॉटल में आखिर है क्या, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कलेक्शन प्राइस टू बी पेड बाय द बॉटलर्स एंड मिल्क प्रोड्यूसर टू एनीबडी हु प्रेजेंट देम विद द वेस्ट। जो लेके वापस आके लाके देगा उनको पैसे उसको देने पड़ेंगे। पीईटी बॉटल्स क्योंकि वो इजीली कलेक्टेड हो जाती हैं रेलवे स्टेशन पे, रेस्टोरेंट पे, लेकिन आप बाकी चीजों के साथ ऐसा कैसे करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि क्या हमें कंजम्पशन टैक्स लगाने की जरूरत है, क्या करें, कैसे हम चीज़ों को इकोनॉमिक, जैसा मैंने कहा बिहेवियरल इकोनॉमिक से कनेक्ट करके हम चीज़ों को करें कैसे। तो कंजम्पशन टैक्स अगर लगता है सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से और उसको लोकल लेवल के ऊपर भी उसको प्रमोट किया जाता है तो उसके लिए जनता को, उसके लिए पब्लिक को तैयार होना होगा इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। यानी प्रोफेशनल कंपनीज भी हमें चाहिए जो इस सेक्टर में स्पेशलाइज करेंगे और सर्विसेज देंगे। यानी कि सिटीजन्स आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प, क्योंकि मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि जो गुजरात में जो चिप्स बन रहे हैं मैं दिल्ली में क्यों खाऊं, जो कानपुर में जो चीज़ हो रही है वो महाराष्ट्र में क्यों बिके, या उनकी क्वालिटी सुपीरियर है, क्या हाइजीन है और मेरे लिए ब्रांडिंग है। तो यानी कि पॉइंट है कि इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड इन टर्म्स ऑफ यू नो ब्रांडिंग या इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म, क्या हम बहुत कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं लॉन्गर रन में। प्लीज डू टेक चेक आउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है जो आपको पॉवर्टी इलिमिनेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन इन सब चीज़ों में बात करता है। क्योंकि ये जो केस स्टडी जो कि लिखी गई आईआईटी के प्रोफेसर मिलिंद सोहनी सर ने जो लिखा, उन्होंने एक क्लैरिटी के साथ लिखा, दिस इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो। क्योंकि जब तक गार्बेज और जब तक साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप समझ लीजिए कि आप कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। This is a very very important topic which must be seen both from the General Studies paper 4, General Studies paper 3 and also from the prelims perspectives. Similarly, we are talking about Assam CM in Kaziranga after dark, but not the best idea. तो लॉ ब्रेक किया, इस पे क्वेश्चन उठा। मोस्ट नेशनल पार्क ये कहते हैं, टाइगर रिजर्व कहते हैं कि रात को सनसेट के बाद कोई एंट्री नहीं है, और साथ में सदगुरु जग्गी वसुदेव भी गए। मध्य प्रदेश को पूछा गया था ऑलरेडी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लास्ट ईयर कि भाई नाइट सफारीज बंद कर दीजिए, बफर जोन्स नहीं बनाइए, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ऑल्सो शुरू में अलाउ किया था इन 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 50 एकर्स ऑफ बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बनेरघट्टा की लोकेशन देखिए, काजीरंगा की लोकेशन देखिए, कान्हा और बांधवगढ़ की लोकेशन भी देखिए। तो ये पॉलिसी के ऊपर है, because in abroad you can say in Africa, in Zambia, in Botswana, Tanzania, Zimbabwe, वहाँ पर है, it's legally permitted, there are night boat safaris, but not in case of India, because India do not have private forests where they can promote tours, but practical reason safari cannot be encouraged, इसका मतलब टोपोग्राफी से है। because in Africa savanna there is lack of vegetation,
चांसेस हैं कि सरप्राइज इनकाउंटर वाइल्ड एनिमल से नहीं होगा, लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होने वाला है? हमारे देश में ऐसा हो सकता है? हमारे यहाँ तो कहीं पे भी भालू, चीता, शेर निकल के आ जाते हैं, एंड स्पॉटिंग एनिमल्स बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. वाइल्ड एनिमल्स कैन make you blind also. So this is just an example that what should be done, because entry into the forest is governed by the Indian Forest Act 1927 and the Wildlife Protection Act 1972. और वो सब जगह अप्लाई होता है. ऑल रिजर्व फॉरेस्ट दे प्रोहिबिट ट्रेसपासिंग इवन अदर देन पीपल हु लिव इन द विलेजेस. एवरीवन अदर देन पीपल लिव इन द विलेजेस, कोई नहीं जा सकता. तो अब आप क्वेश्चन उठाएंगे भाई साहब चीफ मिनिस्टर साहब का क्या होगा, तो ये तो कुछ नहीं होगा. इट्स ओके, फाइन, लॉ चलता है. देयर मे बी सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट रीजन कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बोला होगा कि भाई रूल को चेंज होना चाहिए, तो रूल आई थिंक चेंज हुआ होगा, या जो भी है दैट्स व्हाट इज अ डिफरेंट मैटर. बट वी आर टॉकिंग हियर कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टोपोग्राफी के हिसाब से और उसके हिसाब से हम देख लें. नासा का जो डार्ट मिशन है, प्लीज डू चेक आवर वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नासा जो है वो एस्ट्रॉयड धरती के लिए कोई भी थ्रेट नहीं था, लेकिन डार्ट मिशन ने सक्सेसफुली उसको थोड़ा सा डिटर कर दिया. और एस्ट्रॉयड्स जो हैं डायनासोर्स के ज़माने से धरती पर गिरते रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो द पॉइंट इज व्हाई हरिकेन्स आर getting stronger and faster. An important question from General Studies paper 1 geography and otherwise also for geography optional. तो कहते किसको हैं? 90% जब एक्सेस हीट जो हो जाएगी एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन, एंथ्रोपोमॉर्फिक रीजन से, ह्यूमन इंड्यूस रीजन से, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सिंस 1901 द सी टेम्परेचर राइज हो गया 0.14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिकेड. ये भी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो स्टॉर्म जो है वो ओशियन से यानी वार्म वाटर से मोर एंड मोर पावर गैदर करते हैं. जैसे ही स्टॉर्म मोर पावर गैदर करता है, वो जो है और तेजी से चलने लगता है, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन बढ़ रहा है. रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन यानी किस गति से कितना कितना ज्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ रही है. तो सिर्फ वार्मर ओशियंस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वो है वर्टिकल विंड, यानी विंड किस तरीके से अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करती है, कितने हाइट से है वो एटमॉस्फेयर में. स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड्स दे कैन इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ हरिकेन्स बाय टिल्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉर्म. लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो वार्मिंग टेम्परेचर उनसे जो है अपनी जो वर्टिकल विंड शेयर होती हैं वो भी आपकी जो है वीक हो रही है. दूसरा, पहले जो है नंबर ऑफ हरिकेन्स भी बढ़ रहे हैं. ना सिर्फ वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ हरिकेन्स भी बढ़ रहे हैं. सो दैट इज वाई आप सोचिए डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर आप उसके लिए क्या प्रोएक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, भाई आप उसके लिए अचानक से क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो पीपल हाउ द पीपल मस्ट बी एबल टू सेंसिटाइज एंड ऑल्सो टू गेट रेडी टू फाइट एनी काइंड ऑफ सच you know development. How you will gonna do that? 1464 टेक्स्ट 74 years and 35 वॉल्यूम्स के साथ हमने बनाई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जाइंट डिक्शनरी ऑफ संस्कृत. प्रोफेसर प्रहलाद जोशी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, जो 2017 से इसके इंचार्ज हैं. इंसाइक्लोपीडिया जो संस्कृत की होगी, दैट विल बी बिगर देन द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एंड द डच वॉरेंडियन बुइक डर नैदरलैंडिश स्टाल, उससे ज़्यादा बड़ी होगी. तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है. इस पुस्तक के अंदर, हमारी संस्कृत की डिक्शनरी के अंदर, वेद, दर्शन, साहित्य, धर्मशास्त्र, व्याकरण, तंत्र, एपिक सबकी बात की जाएगी. ऋग्वेदा से लेकर हास्य रवा, ओशियन ऑफ मर्थ, यहाँ तक कि उसके अंदर सब कुछ कवर, ये सब वर्ड भी उसके अंदर ढूंढे जा सकते हैं. सो किसने किया? डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जो कि आर्कियोलॉजी के लिए और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आप कह सकते हैं आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है. 1948 में संस्कृत प्रोफेसर एस.एम. कात्रे साहब ने, क्योंकि वो थे फाउंडर इंडिया की ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इन डेक्कन कॉलेज 1948, उन्होंने शुरुआत की, और अब उसका हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें उसका फल प्राप्त हो रहा है.
And if we see other papers starting with the Times of India, let's see how we can understand what is there, which is very, very important from both prelims, mains, and otherwise from different options perspective. Let's go step by step. So, the first topic or idea that we can take up from here is that is about the fact of international relations, that is to understand middle class of Iran. There is an article which is talking about only one point I'm sharing with you from international relations perspective, that middle class of Iran is back on the street and pressure from the global south. The key word here is global south. So please have a look at the globe. Have a look in atlas, that from where northern hemisphere and southern hemisphere you can differentiate. So global south means all the countries which are in the southern hemisphere, which can help to really motivate and to bring ideas so that Iran's repression stops. This is one point we are talking. Secondly, we are taking a very very important discussion कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन नहीं है, इंडिया अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से ग्लोबल वैल्यू चेन्स का माई बाप नहीं है, चाइना की तरह नहीं है, तो क्या कभी हो सकता है? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कम्स पीएलआई स्कीम, मेकिंग इन इंडिया। एक आर्टिकल आता है एंड देन इट इज क्रिटिसाइजिंग पीएलआई स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ इट वेंट ऑन टू क्लेम कि पीएलआई स्कीम जो है इंडिया इल अफोर्ड कर सकता है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इट। सेकेंडली, हायर टैक्सेस उसके लिए कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं। एंड थर्डली, इंडिया इज फोर्स टू इम्पोर्ट say more than 80% of mobile phones. And thirdly, fifthly, that the scheme is a failure. So the minister, honorable minister, says that 97% of all the mobiles sold in India are Indians. So 97% Indians are not paying any consumer or any custom duty on the same, and only 3% consumers are paying the tax. First point. Secondly, that PLI has got the idea that there is a phased manufacturing program. That means as the manufacturing increases, similarly will be the incentive increases. It is aimed at import substitution, और वो export को भी बढ़ाएगा. First of all, there is a criteria, 1,000 crore investment criteria over 4 years. Okay, minimum 15,000, for example, minimum 15,000 phone FOB value, और इंक्रीमेंटल सेल अगर बेस ईयर की होती है 4,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़, फिर 20,000 करोड़, फिर 25,000 करोड़, ऐसे करके बढ़ती चली जाती है, तो पीएलआई स्कीम और बाकी सपोर्ट है। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो कुछ नहीं दिया जाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस लिंक्ड। और दूसरा क्या है, ये इंक्रीमेंटल है, जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको और बेनिफिट मिला, आपने और अच्छा काम किया तो घर वालों ने आपको और गिफ्ट दिया, इट्स लाइक दैट। So similarly, is it going to create jobs? Yes, both direct and indirect jobs it is going to create. Thirdly, it is going to be making India an export hub for mobiles. Yes. For example, in 2020, India's export of mobiles is 27,000 crores. This is a wonderful figure. So that is why manufacturing sector, it is greatly supporting in the manufacturing sector, and and that is why this idea is wrong that PLI आप फ्री में पैसे बांट रहे हो। कॉम्पिटिंग डेस्टिनेशंस हैं, बट देन हम गति शक्ति लेके आ रहे हैं। इन आवर वन ऑफ द रीसेंट डिस्कशंस वी हैव स्पोकन अबाउट लॉजिस्टिक पॉलिसी, हम कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, हम जो है मल्टीपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव्स EODB वो हम बढ़ा रहे हैं, हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने जा रहे हैं, हम बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को भी बढ़ा रहे हैं। सो वियतनाम में भी है गुड डेस्टिनेशन, चाइना भी है, जापान भी है, यूएस भी है, बट उनमें पैसा भी पंप किया गया है सदियों तक, देन ओनली इट हैज बिकम अ DVA। इतनी आसानी से आप जो है बहुत जल्दी आप डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। सो दैट इज वाई इंडिया शुड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया शुड take
opportunity of global politics and also geostrategic circumstances. Manufacturing हमारी बढ़ रही है, and Vietnam, as I just said, that it is just an example but may not be in the right way. Okay. Secondly, if we talk about here only, then we go to the next newspaper, taking up very important crucial ideas from here. So from the Hindu newspaper we are taking up. Let's see what is there from the prelims and the mains perspective. On the first page only, we are talking about the groundwater levels. Data is captured, and the data is saying that there is a declining water table. So what it is showing? It is showing, again I am highlighting it over here for your benefit. आप देखिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने मेजर किया ग्राउंड वाटर लेवल्स को. तो टॉप थ्री स्टेट्स वेयर द वाटर परसेंटेज लेवल इंक्रीज और टॉप बॉटम थ्री स्टेट्स जहाँ वाटर परसेंटेज लेवल डिप्ड. तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु इट हैज इंक्रीज. तो क्वेश्चन अराइजेस कि आप लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या करेंगे जिससे ग्राउंड वाटर लेवल पूरे इंडिया का ही बढ़े. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो और भी जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हो गया, बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे बिलोंग टू विच कैटेगरी. क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्या वो एग्जीक्यूटिव डिक्री से हैं, क्या वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू आए हैं, आखिर है क्या. दिस इज प्लीज वी हैव टू सी, डू हैव अ लुक. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ नीलगिरी ब्लू रॉबिन, जिसको हम कहते हैं नीलगिरी शोला किली. शोला किली क्योंकि वो सिर्फ शोला फॉरेस्ट में मिलती है, बट द की पॉइंट इज इट इज इंडेंजर्ड बाय IUCN. So please make a list of all important birds and animals which are in the category of endangered by IUCN. Obviously पहले ये भी कॉमन थी, पहले ये भी चारों तरफ थी, but then slowly it has become endangered. That is why that is why now efforts are being made so as to preserve and to make sure that it is not extincting, because ये बहुत ही fragile habitat में रहती है, बहुत ही threatening fragile habitat में रहती है along the river streams. हर जगह नहीं मिलती. इट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड टू शोला फॉरेस्ट. अब देख चेक कीजिए शोला फॉरेस्ट हैबिटेट्स कैसे होते हैं. शोला फॉरेस्ट की जो आप उसका जो कहना चाहिए मुझे, जो उसका नॉमेनक्लेचर है वो कैसा है, और उसका जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं शोला फॉरेस्ट की वो क्या हैं. यू प्लीज हैव अ लुक सो दैट यू कैन बी इजीली एबल टू पोर्ट्रे एंड लिंक. प्लीज डू ओपन योर एटलस एंड चेक आउट कि नीलगिरी के आसपास 50 से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के एरिया में कितने नेशनल पार्क हैं. आखिर नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स में आ रहा है कि ईस्टर्न घाट्स में आ रहा है कि दोनों को जोड़ रहा है, आखिर हो क्या रहा है. 5 मिनट दीजिए और दो क्वेश्चन ठीक कीजिए. आखिर इच्छा है आपकी, आखिर पेपर है आपका. मूविंग फर्दर, क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप की स्टोरी मिल सकती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की. सोचने वाली बात है. बहुत बड़े बड़े क्लब ब्रीच हो गए, बट ओनली दिस P5 वाला ब्रीच नहीं हो पाया. बाकी सब जगह आप आ गए, न्यूक्लियर वेपन क्लब में भी आ गए इंडिया, बट देन नॉट हेयर. सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या इंडिया रियली में मेंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता. इफ वी गो इन द हिस्ट्री, देन वी फाइंड दैट then when the 50 countries were drafting the charter of the United Nations at Dumbarton Oaks in Washington DC in 1944-45, पीटी में ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि कहाँ चार्टर साइन हुआ था. पहले के ज़माने की बात हो रही है. सो यूनाइटेड नेशंस में जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई, देन द मैक्सिमम ऑफ सब कंट्रोवर्सी एंड डिबेट वाज ऑन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो. लेकिन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने अपना कॉलोनियल माइंडसेट शो करते हुए प्रूव कर दिया कि भाई या तो यूएन ले लो वीटो के साथ, नहीं तो कुछ नहीं. दैट इज वाई इंडिया ने बोला, इंडिया सेड ओके, कुछ ना से तो कुछ भला, सो वी वांट एन इम्परफेक्ट यूनाइटेड नेशन आल्सो. The most important thing about United Nations Security Council is its veto power. It is Soviet Union, erstwhile Soviet Union and the Russian Federation, which has used it at 120 times, 3 times more than the Western members of the club.
3 गुना ज़्यादा यूज़ किया है अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के मुकाबले। एंड वेस्टर्न मेंबर्स हैव यूज्ड इट फॉर इजराइल। जब भी इजराइल पैलेस्टीन का क्वेश्चन आया, दे हैव स्टूड अप फॉर इजराइल। ऑल्सो दे हैव यूज्ड इट टू प्रिवेंट सैंक्शंस ऑन अपार्थाइड रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इंडिया को सोचना पड़ेगा, भाई वीटो से इंडिया का कुछ बेनिफिट हुआ क्या? कभी आप सोच के देखो। यस, 1971 पाकिस्तान लिबरेशन वॉर, क्वेश्चन ऑफ कश्मीर, रशिया हैज ऑलवेज स्टूड विद अस। बट आज की डेट में whenever we want, certain Pakistani terrorists must be designated as a United Nation terrorist, उनकी लिस्ट में उनका नाम आए, चाइना इज स्टैंडिंग विद अस। विद अस का मतलब चाइना इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अस। अब इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील तो चाहते ही हैं, जिसको हम G4 कहते हैं, G4। लेकिन अफ्रीका और लेटिन अमेरिका भी चाहते हैं कि दे मस्ट ऑल्सो बिकम परमानेंट मेंबर। अफ्रीका की 2 सीटें हैं, लेकिन यही डिसाइडेड नहीं है अफ्रीका में कि 2 कौन सी कंट्री होंगी। इंडिया का तो वैसे भी पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करने वाला, चाइना भी सपोर्ट नहीं करने वाला, और जापान का भी सपोर्ट चाइना नहीं करेगा। ब्राजील के अपोनेंट्स ऑलरेडी हैं, मैक्सिको भी चाहता है वो बने। इटली सेज कि भैया जब जर्मनी हाँ बोल रहा है, जापान भी बोल रहा है, तो मैं भी तो एक्सेस पावर था। एक्सेस पावर, यस एक्सेस पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सेस पावर्स वर देयर। सो एक्सेस पावर्स वर कॉल्ड जापान, जर्मनी एंड जापान। सो अगर उनको परमानेंट मेंबर हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो भाई? आई एम ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर। सो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन इन द एस्पायरिंग कंट्रीज वेदर कि हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, P5 आर वेरी क्लियर कि भाई बिना वीटो के तो फिर भी सोचा जा सकता है, वीटो के साथ तो हम सोचेंगे ही नहीं, पत्ता कट, और अपना वीटो भी छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि वीटो पावर ही ऐसी पावर है, जब सारे खाना खाने बैठे और आपने कहा कि भैया नहीं, अचार नहीं आएगा, तो भाई अगर 4 लोग चाहते हैं अचार नहीं आएगा तो उसकी भी नहीं मानी जाएगी। जो भी डिसीजन होगा वो जो है पांचों की मर्जी से होगा, नहीं तो वीटो कर दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वीटो। सो वीटो इज अ काइंड ऑफ अ पावर, नेगेटिव पावर। सो क्वेश्चन अराइजेस, सोल्यूशन क्या है? सो P5 आर अगेंस्ट वीटो छोड़ने के। सेकेंडली, to change the to change the charter of United Nations Security Council was also very difficult. It is also very difficult. Charter was once amended in 1960 only, जिससे आप नॉन परमानेंट मेंबर्स को आपने इनलार्ज किया था। बट नॉन परमानेंट मेंबर्स अगर आपको और भी बढ़ाने हैं, then it can only be done with the help of all the nations, that is through consensus. Okay, otherwise it is very difficult. अब नई कैटेगरी कैसे बने? एक कैटेगरी बनाने की बात है सेमी परमानेंट मेंबर्स। सो कंट्रीज वुड बी इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 8 to 10 years, और उनका री इलेक्शन होना चाहिए। इंडिया क्या इस बात को ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से? इंडिया को अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है विदाउट वीटो, क्या उसको वो लेनी चाहिए? आप सोच के मुझे बताइए, इंडिया को आखिर करना क्या चाहिए? क्योंकि फुल मेंबरशिप विद वीटो, क्या आपको लगता है, पिछले 20 साल से ये चर्चा हो रही है, क्या मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? जिंदगी निकल जाएगी, समा बीत जाएगा, लेकिन चीजें बदलने में समय लगता है। सो प्लीज गिव मी आइडिया और ए पॉजिटिव थिंकिंग, जिससे हम समझ सकें कि ऐसा वाकई हो सकता है या हो पाएगा। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बहुत सारे डायमेंशन है, पर वन ऑफ द डायमेंशन इज द हाइडल पावर प्रोडक्शन। हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी कि नेपाल गवर्नमेंट एंड नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन, NHPC, दोनों ने मिलके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बाकी के सबके विड्रॉ करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया नेपाल रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए, कॉमन इंटरेस्ट और शेयर कंसर्न्स के लिए, हमने वो बात मानी। मेगावाट का सेती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो जो है 1980s में कंसीव किया गया था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपाल वांट्स टू हैव एनर्जी, जो सरप्लस बच जाएगी इट कैन बी सेंट बैक टू इंडिया, बिकॉज देयर इज ए डीप शॉर्टेज ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक आवर्स। और दूसरा, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, थोड़ी चीप भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज महाकाली ट्रीटी, अपर करनाली प्रोजेक्ट, अरुण 3 प्रोजेक्ट से नाम है। आप लोकेशन देखिए,
लोकेशन देखिए महाकाली रिवर की, अप्पल करनाली प्रोजेक्ट की लोकेशन देखिए, और फिर देखिए कि वाकई कैसे होगा, क्या हो सकता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You can say that India and Nepal, they can work together. India and Nepal will receive, you know, great goodwill at the grassroots level. So we have to work with all our neighbors in such a way जहां पर हम उनके साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बढ़ा सकें. ये प्रोजेक्ट जो है, इसको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल फ्रेमवर्क के अंडर भी लाया जा सकता है. दूसरा, जब इंडिया में नेपाल से एनर्जी प्रोड्यूस होकर वापस आती है, देन वी विल हैव लेस इम्पैक्ट अपॉन आवर थर्मल पावर स्टेशन ऑल्सो. तो कुल मिला के मिठाई मिठाई, दोनों हाथ घी में, बायलेटरल रिलेशनशिप से भी और रीजनल लेवल पर भी. दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट. So this is very very important two things that we have discussed in terms of understanding that how actually we are going to work with respect to both. The questions are related to international relations, and they are also very important from the political science and international relations optional. अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस की, जो एक रूल आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, बस इसका प्रोसीजर है, एथिक्स की केस स्टडी के रूप में जान लीजिए. एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होगी, वो कंटेंट के ऊपर डिस्कस करेगी. उसके बाद जो है ऑथराइज ऑफिसर अप्रूवल लेगा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, बिफोर डायरेक्टिंग और पब्लिशिंग की इस कंटेंट को, इस चैनल को ब्लॉक कर दो. ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है, ये रेगुलर यूसेज का प्रोविजन नहीं है. सेक्रेटरी में ऑर्डर थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दो, और उसके बाद कमेटी का व्यू लेकर वो आगे एक्शन ले सकते हैं. एंड दीज आर टू बी यू नो examined by the review committee also. So that is why government must disclose कि कितने वीडियो और कैसे रिमूव करे, rather than using this power which is discretionary in nature in such a way कि वो हमारी वैल्यू को, हमारी फ्रीडम ऑफ थॉट को, हमारे एक्सप्रेशन को वो डीमोरलाइज करे. This is what we have to think about. So this was also from the mains perspective, and we are taking up all important elements which are required for both PT and mains examination, including the sports questions. Moving further to another newspaper, that is our the Economic Times. Let's have a look from the beginning and try to see that what is important for us today, because examination demands simple clarity of thought, and it requires that you must be able to have your own understanding. Your own understanding must reflect with constant revisions, and you must not get frustrated while studying. You must be happy, keep on consistently working, and also trying to be normal at the same time. In General Studies Paper 3, and also with respect to इकोनॉमिक्स, हाउस होल्ड सेविंग वर्ड सबने सुना होगा. अब मैं कहूं कि आई एम ए कंपनी और मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, तो मैं प्रॉफिट कैसे लूंगा? क्या मैं अपनी कैपेसिटी को ऐसे ही एक्सपेंड कर दूंगा? क्या मैं पैसे को अपने एक्सपेंडिचर में ऐसे ही लगा दूंगा? जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा डिमांड है, तब तक मैं कैपेसिटी नहीं बढ़ाऊंगा. एक्सटर्नल डिमांड अगर मेरी बढ़ रही है फॉरेन गुड्स को एक्सपोर्ट करने से, देन आई विल स्टिमुलेट माई कैपेसिटी इन एक्सपेंशन. लेकिन आज के टाइम की बात करें तो ये ऐसा नहीं हो रहा है. एक्सटर्नल डिमांड वीक हो रही है, ग्लोबल डिमांड वीक हो रही है, स्लगिश हो रही है. दैट इज वाई फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है डोमेस्टिक कंजम्पशन का. डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब किसी देश के भीतर होने वाली कंजम्पशन. एडवांस्ड इकोनॉमीज में हाई इन्फ्लेशन और पोस्ट कोविड पॉलिसीज, जिसकी वजह से वहां पर और नुकसान हो रहा है, बिकॉज एक बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ इनकम वाज पार्क्ड एज प्रिकॉशनरी सेविंग बाय हाउस होल्ड्स. उन्होंने इतना पैसा, इतने एसेट्स, पैसे हाउस होल्ड में लगा दिए डेवलप कंट्रीज ने, कि अब वो वहां पर गलत सा होने लगा है. excessive personal savings are seen because of fear, because of threat and so on. जबकि इंडिया में ऐसा है ही नहीं. आरबीआई का जो डेटा आता है Q3 का, वो बताता है कि वी डू नॉट हैव मच हाउस होल्ड पर्सनल सेविंग्स. चाहे फिर वो स्टील कंजम्पशन में हो, चाहे फिर वो सीमेंट प्रोडक्शन में हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी में हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस में हो, है ही नहीं. सेम इज ट्रू फॉर developing other developing countries like Indonesia. So household financial position
जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में वास्टली डिफरेंट है डेवलप कंट्रीज से, दैट इज वाई दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाउस होल्ड फाइनेंशियल पोजीशन हमारे यहाँ कुछ सालों से वीक होती चली आई है, क्योंकि सेविंग और लीवरेज जो थी वो कम होती चली गई है। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि हाउस होल्ड की जो रियल डिस्पोजेबल इनकम होती है, रियल डिस्पोजेबल सही में जो पैसा एक्स्ट्रा आके आप उसको खर्च कर सकते हो, वो कम होता जा रहा है। क्योंकि वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि आप कमा कितना रहे हो। अगर आप डेली वेज वर्कर हो, आप कैजुअल वर्कर हो, आप गिग इकोनॉमी हो, तो आप वैसे ही कम कमा पाओगे। सो दैट इज वाई फॉर्मल सैलराइज्ड पर्सन का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा है। वो थोड़ा है तो वही लोग आपके सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए हाउस होल्ड डेट बढ़ता चला गया है, मंथली सेविंग्स कम होती चली गई हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हाउस होल्ड की जो है वो आप कह सकते हैं कि वो जो है शो कर रही है दैट देयर इज लेस प्रॉफिट, मोर एक्सपेंडिचर। सो कंपनी में भी अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, प्रॉफिट्स कम होते चले जाएंगे, पर स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी, तो कैसे ग्रो करेगी? सो दैट इज वाई कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसा मैंने कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द सैलराइज्ड क्लास, बोथ गवर्नमेंट and private, that is showing certain kind of consistency in growth. Otherwise regular wage earners and casual workers और सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं। जबकि इंडिया के 75% इंडिया वर्कफोर्स को फिर हम क्या कहेंगे? वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे हम उसको। खतरा है। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि उनको और कॉन्फिडेंस दिया जाए, वर्क इन्वायरमेंट को मोर सिक्योर किया जाए, स्टेबल किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाए इन सच ए वे कि उससे जो है हमें पॉजिटिव रिटर्न्स आए। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है आ, वो हमें बोथ डोमेस्टिक एंड अदरवाइज ऑल्सो हमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और हमें अर्निंग्स हो। सो हाउस होल्ड कंजम्पशन पीटी का क्वेश्चन भी बनता है, मेंस का क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है, प्लीज हैव ए लुक। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीटी के एंगल से, एक एक्ट की जिसे कहते हैं डिजिटल मार्केट एक्ट। यूरोपियन नेशन इज फाइनलाइजिंग डिजिटल मार्केट एक्ट, जिसके अंदर 10% फाइन लगेगा गूगल और यू नो गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, ऐसी कंपनीज के ऊपर, बिकॉज द फैक्ट इज दैट दे आर मोनोपोलाइजिंग, दे आर डिनाइंग ऐप डेवलपर्स को कि वो अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम यूज करें उनके प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज गूगल का भी होलसम मार्केट शेयर है, दैट इज वाई इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखिएगा कौन से साल में बना, एमआरटीपी से चेंज कब हुआ, देख लीजिए, पार्ट ऑफ द मेन सिलेबस है। सो गूगल, एप्पल और ये बाकी जो कंपनीज हैं, दे आर ऑफरिंग कंसेशंस टू द डेवलपर्स। फेसबुक तो मैंने शायद वैसे बोल दिया, लेकिन व्हाट्सएप में पेमेंट आ रहा है, तो वी हैव टू सी दैट्स अ डिफरेंट मोड। तो इसीलिए उनको कुछ कंसेशन दे रहे हैं, उनको कुछ जिसे कहना चाहिए कुछ ऑनरेरियम पकड़ा रहे हैं, ताकि वो मान जाएं इस बात को और उन्हीं के प्लेटफॉर्म से वो करते रहें और किसी अल्टरनेट प्लेटफॉर्म की बात ना करें। इंडिया के स्टार्टअप कल्चर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, भले डायरेक्टली बेनिफिट ना करे, पर इनडायरेक्टली इट इज़ बेनिफिटिंग। दैट इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस। Going further to the next newspaper, apart from, we have spoken about uh, the Hindu newspaper, we have spoken about Times of India, we have spoken about Economic Times. Now we are looking into what are the key elements for the the Hindustan Times, because there are certain important elements here also. So that is why you must not lose your patience, you must be very very resilient, जैसे इंडिया अपने आप में resilient है। तो क्वेश्चन पहला मुझसे आप ये उठता है कि क्या इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की वर्ड है, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। बीओपी क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, जान जाएंगे, लेकिन क्या इंडिया अभी बीओपी बैलेंस पेमेंट क्राइसिस फेस कर सकता है? यानी कि क्या इंडिया डिफॉल्ट कर देगा अपने लोन के ऊपर, या अपना जो इम्पोर्ट हो रहा है उसके लिए उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, उसको पाकिस्तान की तरह किसी और से पैसा मांगना पड़ेगा, ऐसा ही क्या? सो इंडिया का बिगेस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था 1991 में। इट वाज देयर इन 1991 व्हिच ट्रिगर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस टाइम बहुत थोड़े थे, दे वर हैविंग ओनली फॉर वीक और सो, लेस देन अ मंथ कहना चाहिए मुझे इंपोर्ट को देने के, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। It has stayed at a very healthy level, and then we have reserves more than 8 months. So that is why BOP crisis इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखते हुए इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होगा। विल ए ग्लोबल स्लो डाउन हर्ट इंडिया ग्रोथ? बिल्कुल करेगा, बिकॉज इंडिया भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है
it will have a little setback. But secondly, India is not completely integrated into the world economy. इसका global value chain इतना integrated नहीं है. That is why domestic consumption and other things will make sure that India is moving ahead. But definitely कुछ तो impact होगा ही होगा. क्या ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली ऑयल हेल्प करेगा इंडिया को? कर सकता है, लेकिन इंडिया की डिमांड बहुत ज़्यादा है. एंड सेकेंडली द काइंड ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इवेंट्स जैसे यूक्रेन वॉर और गैस क्राइसिस एंड ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन, इससे हमें लगता है कि ऐसा तो होने वाला नहीं है कि अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. सो दिस इज अगेन फॉर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव कि आपको सोचना कैसे, आपको करना कैसे है. अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड द मेंस पर्सपेक्टिव हम उनको कैसे देख सकते हैं. LAC, अगर हम चाइना की बात करें, अगर आपसे 3 लेसन्स की बात की जाए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जो चाइना ने डिसंगेजमेंट अभी किया है उससे हमारे लेसन क्या है, उससे हमारे लेसन ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चाइना ने ये सीखा दैट India is not going to be bowed down. India's policy is very firm. Indian foreign policy and the leadership is very strong. They will give you a befitting reply, and they are obviously गालवान हो, चाहे घोगरा हॉट स्प्रिंग हो, चाहे फिर वो दिपसांग हो, चाहे फिर वो आपका चारदिंग नाला हो, ये सारे एरियाज आप प्लीज़ इनको एटलस में चेक कीजिए और देखिए कहाँ पर है ये. इनको इंडिया जो है किसी भी हालत में छोड़ने वाला या पीछे हटने वाला 1 इंच भी नहीं है. इंडिया भी अपने बॉर्डर डिफेंस मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है. दैट इज वाई चाइना इज नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग इट्स ट्रेड, लूजिंग इट्स गुडविल. और हर जगह इंडिया जब चाइना को रोकेगा तो चाइना को अपने आप ही समझ आएगा कि ये पॉलिसी काम करने वाली नहीं है. ऐसे ही अगर हम बात करें इंडिया और यूएस रिलेशंस की, तो किस कीवर्ड से आप उनको डिफाइन करेंगे? तो सिंस यू नो लॉन्ग टाइम, सिंस 1965 हम अगर कहें, इंडिया ने कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, यूएस ने कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया को नहीं दिया. एंड इंडिया हैड ए स्ट्रॉन्ग डीप टाइज विद मॉस्को. बट इन 2008 सिविल न्यूक्लियर डील paved the way for new relationship between India and the US. And secondly, Pakistan has always been an important element in the South Asian foreign policy of the US. उसको आप negate नहीं कर सकते. That is what we can say from the perspective कि इंडिया ने अभी जो प्रोटेस्ट किया, इंडिया को उसमें घबराने की कोई बात थी ही नहीं. Moving further, let's take a key look at what is happening at Nord Stream. Nord, ये आपने सुना ही होगा, Nord Stream. It's a very very important element. This time it is in news. We are just trying to understand कि उसका importance क्या है. तो Nord Stream is a pipeline. Please check कीजिए, प्लीज चेक कीजिए. आई रिक्वेस्ट यू एटलस में देखिए कि नॉर्थ स्ट्रीम कहाँ से कहाँ जा रही है. नॉर्थ स्ट्रीम 1 इज द लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई फ्रॉम रशिया टू यूरोप. मॉस्को ने कट कर दिया था उसकी कैपेसिटी को जस्ट 20%. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल पाइपलाइंस, और ये जो है रशिया से जर्मनी तक जा रही है. जर्मनी में एक गैस जो है रिलीज होती है, मतलब एक्सेप्ट होके वहां से ही आगे जाती है. तो देयर आर अदर मेजर पाइपलाइंस आल्सो फ्रॉम रशिया टू यूरोप, लेकिन फ्लो उनमें डिक्लाइन कर गया है. जैसे यामाल यूरोप पाइपलाइन, वो भी धीरे धीरे कम हो गई है. सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ strategic pipeline like this can shape the future course of action for both Europe and also for Russia. Coming to the very important next point, WHO के जो हेड हैं नजुकी ओकोंजो इवेला, जिनका फोटोग्राफ आप मेरे सामने देख रहे हैं, WTO डायरेक्टर जनरल, शी सेज दैट economy is heading into recession, indicators are not looking good, therefore we must
work towards making sure that food, enough food security is there for one and all. And also there must be more cooperation between all kind of nations. In terms of public administration and in terms of political science also, मैं कुछ वर्ड आपको बताता हूँ. जैसे अब आप कहिए कि जैसे आप कह सकते हैं कि ओके, आप कह सकते हैं कि हाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी. पॉलिसी जो होनी चाहिए, पॉलिसी मस्ट हैव अडेप्टेशन मेजर्स. पॉलिसी में अडेप्टेशन मेजर्स होने चाहिए. पॉलिसी के अंदर जो है वो बात होनी चाहिए कि जो आपके बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ों को आपके एंगल में ले सके. इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक यू नो नी जर्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं. पोटेंशियल लॉस बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से हमें लेना चाहिए, चाहे फिर वो यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ हों, चाहे फिर वो दूसरे के हों. वी मस्ट नॉट लीव एनी थिंग टू द पेरिल एंड वी मस्ट नॉट think about such ideas where हमें बार बार उसको चेंज करना पड़े. दिस इज वन वेरी सिंपल but the meaningful idea I wanted to share with all of you so that you can use such ideas for your own understanding and also for key things. अगर मैं बात करूं इन द रिसेंट टाइम्स, द प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि इन्वायरमेंट के लिए, जो इन्वायरमेंट है उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इन्वायरमेंट का साथी बनना पड़ेगा, रादर देन हमें उसका रेगुलेटर बनने के लिए हमें उसका एक तरीके से प्रमोटर होना चाहिए, हमें उसका सपोर्टर होना चाहिए. हमें जो है प्रोजेक्ट्स को रोकना नहीं है, हमें प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से आगे बढ़ाना है जैसे मैंने आपसे कहा, जिसके अंदर इंडिया जो है अपने डेवलपमेंट को और अपने गोल को दोनों को पा सके. सो इट शुड नॉट बी रेगुलेटिंग but it should be facilitating and participating. That is what Prime Minister sir was saying when we were talking about environment, when we were talking about other key areas. So this is all for my side. Thank you very much. God bless you with success and keep on working smart and hard. Thank you very much. Wishing you all the best. Do share, like, and subscribe our channel and get back for success. Thank you very much.